हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आपका अपना चैनल भारत दर्पण के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? यकीनन तौर पर आप अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बिना अर्थ का जीवन तो गुजरता नहीं। आज उसी अर्थ के संबंध में, उसी राजस्व के संबंध में, रेवेन्यू के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में अलग अलग कालखंड में लागू किया। वो मूलतः तीन प्रकार का था: अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था। इन्हीं तीनों व्यवस्था और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम और खास करके तात्कालिक तौर पर जो बिहार शिक्षक का एग्जाम होना है बीपीएससी के द्वारा आयोजित, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यकीनन तौर पर इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो भू राजस्व कितना महत्वपूर्ण रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, ये आप सोच सकते। 1950 स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार को यदि 100% का जो इनकम का हिसाब देखा जाए, उस इनकम में सबसे अधिक 55.40% कृषि से प्राप्त होता था। भारत सरकार की सबसे बड़ा आय का स्रोत कृषि था, 55.40%, जो आज घट करके मात्र 17% रह गई। तो कितना महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद हमारा हुआ करता। प्राचीन हिंदू साम्राज्य के काल में भू राजस्व 1/6 हुआ करता था। सामान्यतः जो है यही भू राजस्व की दर थी, लेकिन युद्ध और कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती थी तो उसे बढ़ाकर 1/4 किया जा सकता। दिल्ली सल्तनत मुगल काल में यह न्यूनतम जो है 1/3 और विशेष परिस्थिति में बढ़कर वह 1/2 के बीच हो जाया करता था, अर्थात कम से कम 33% और अधिक से अधिक 50% के बीच। अंग्रेजों ने भी कुछ इसी प्रकार, यहाँ तो अंग्रेजों ने और भी कुछ अधिक लागू किया था, लेकिन चलिए एवरेज तौर पर ये नीति उस अंग्रेजों की काल की बनती है। तो अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति है, अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी और रैयतवारी, इसके पूर्व की एक पृष्ठभूमि देखी। 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी विजय के पश्चात दिल्ली से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र पर उसका आधिपत्य एक प्रकार से हो गया, लेकिन सत्ता का केंद्र अभी अपने हाथों में न लेकर के भारतीयों के कंधे पर बंदूक रहकर भी गोली चलाना चाहता था, ताकि लाभ भी मिलता रहे और उसके पास कोई उत्तरदायित्व भी न हो। तो सब इलाहाबाद की संधि, जो दो संधि हुई, पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इसमें लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय ने समझौता किया। इस समझौता को इलाहाबाद संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह ने 26 लाख रुपया वार्षिक के बदले, 26 लाख रुपया वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार का दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूलने का अधिकार, भू राजस्व संग्रह करने का अधिकार अंग्रेजों को दे। 26 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष मुगल बादशाह को प्राप्त हो जाएगा, जिससे अपनी जीवन यापन करेंगे। और अंग्रेजों को उन्होंने भारतीयों को उनके हाल पर छोड़ दिया और अंग्रेजों को कहा, जी लो अपनी जिंदगी। 26 लाख रुपया वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार से कर संग्रह करने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने, आप इतिहास के पन्नों पर पढ़ते ही होंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैध शासन लागू किया और वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया। अब इस द्वैध शासन को बंगाल के लूट का काल के भी नाम से जाना जाता था। बंगाल का लूट का काल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों को कर संग्रह, भू राजस्व संग्रह करने का अधिकार प्राप्त था, दीवानी अधिकार प्राप्त था। और बंगाल का नवाब उस वक्त नज्म उदौला थे। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, तब मीर जाफर का बेटा नज्म उदौला उस वक्त बंगाल का नवाब बना था। उसे बंगाल में प्रशासन का उत्तरदायित्व दिया गया, जिसे बोला गया निजामत अधिकार। अब देखिए, अंग्रेजों के पास जो है, अंग्रेजों के पास कर संग्रह करने का अधिकार है, लेकिन उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं। तो अंग्रेज
के पास कोई उत्तरदायित्व नहीं, लेकिन कर संग्रह करने का विशाल अधिकार उसे मिला हुआ है। तो अधिकार विहीन उत्तरदायित्व दे दिया गया बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के पास। उसके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा उत्तरदायित्व, पूरा प्रशासन का उत्तरदायित्व उसके पास है। जब पैसे नहीं रहेगा तो उत्तरदायित्व निर्वहन कैसे करेगा? तो बंगाल के द्वैध शासन में बंगाल का नवाब नजमुद्दौला के पास जो है, नजमुद्दौला के पास क्या है? अधिकार विहीन उत्तरदायित्व है। अधिकार कुछ नहीं है, केवल और केवल उत्तरदायित्व। और अंग्रेजों के पास क्या है? उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। उसके पास उत्तरदायित्व कुछ नहीं और केवल अधिकार है। तो अंग्रेजों के पास उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और नजमुद्दौला के पास अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, इसलिए इसे बंगाल का लूट का काल के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल में जो द्वैध शासन काल में कर संग्रह करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब 26 लाख रुपया दे चुका है, 55 लाख रुपया उसे बंगाल के नवाब को देना है प्रशासन चलाने के लिए, अर्थात लगभग 80-81 लाख उसे देना है। उसे अब बाकी भारतीय जनता से उससे कोई सरोकार है नहीं। अधिकतम कितना वह कर संग्रह कर सकता है, वह कर संग्रह किया, जिसका कारण ये हुआ कि 1765 तक बंगाल जो दुनिया का सबसे धनी प्रांत था, पूरे विश्व का सबसे धनी प्रांत था, वो दुनिया का सबसे कंगाल प्रांत बन गया। इसलिए उसे बंगाल का लूट का काल का कहते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करके भू राजस्व के लिए उसने नीलामी प्रथा शुरू किया। भूमि को ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम कर देंगे। तो 1772 में उसने भू राजस्व के लिए नीलामी की प्रथा की शुरुआत किया। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने नीलामी प्रथा की, जो ऊंची बोली लगाएगा उसे भूमि का कर संग्रह करने का उत्तरदायित्व दे देंगे। और यह चला 1772 से लेकर 1777 तक। इसे 1776 में ही बंद कर दिया। तो पहला 5 वर्ष यह चला, जिसमें 5 वर्ष के लिए भूमि को नीलाम किया गया। जो ऊंची बोली बोला, जो नीलामी जब कर दी, जाहिर सी बात है कि जब बालू घाट नीलाम करते किस प्रकार से बालू का दोहन होता है, उसी प्रकार जनता का दोहन होता गया। जनता जो है इसमें पिसती चली गई। उसके बाद 1776 में उसने इस व्यवस्था को 5 साल की जगह पर वार्षिक रूप से कर दिया। जब हर वर्ष भूमि का नीलाम करेंगे, जो ऊंची बोली लगाएगा उसको कर संग्रह का उत्तरदायित्व दे देंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने मुगल से प्राप्त किया और अंग्रेजों ने उसकी नीलामी प्रथा की शुरुआत कर दी। और अंत में 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है, तब उसने जेम्स ग्रांट और सर जॉन सूर से इस विषय में वार्तालाप किया, इस विषय में विचार विमर्श किया। और अंततः 1793 में बंगाल, आज की तारीख आदि देखें तो आज का बंगाल माने बांग्लादेश सहित बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल माने बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, जो लगभग 19% भारत की भूभाग का लगभग 19% भूभाग पर उसने अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई माने परमानेंट, एक बार जो क्या कहते हैं सेटलमेंट कर दिया सो कर दिया। एक बार उसने कर निर्धारित कर दिया और कर संग्रह करने का अधिकार उसने जमींदार को दिया। इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अर्थात अंग्रेज को कर प्राप्त करना है, लेकिन कर संग्रह का उत्तरदायित्व उसने जमींदार को दे दिया। किसान जमींदार को देंगे और जमींदार अंग्रेजों को देगा। इसके तहत एक नई व्यवस्था को लागू किया गया, जिसे कहा गया था सूर्यास्त अधिनियम। इसके तहत जो व्यवस्था लागू किया गया उसे कहा गया सूर्यास्त अधिनियम। अर्थात निश्चित तारीख के सूर्यास्त होने तक यदि जमींदार निर्धारित कर अंग्रेजों को नहीं देता है, या तो जमींदारी उसकी छीन लेगी या जमींदार की भूमि को बेचकर अंग्रेज अपना कर को प्राप्त कर लेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी
हरे लगे न फिटकरी रंग चोखा हो। अर्थात अंग्रेजों को एक पैसा प्रशासनिक खर्च नहीं है और निश्चित इनकम उसका फिक्स है, कितना तारीख तक हमको इतना इनकम आ जाएगा, बिना किसी उत्तरदायित्व के, बिना किसी प्रशासनिक भार वहन किए हुए उसे एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाएगी। अंग्रेजों की इस नीति की इंग्लैंड में काफी आलोचना हुई कि हम सीधे पैसा प्राप्त करते तो आप जमींदार को दे रहे हैं, क्योंकि निर्धारित किया गया कर का 10/11 भाग अंग्रेजों को और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होना था। बाद में जमींदार को ओपन खुला छूट मिला कि आप चाहें तो जो मेरे द्वारा निर्धारित राजस्व है उससे जितना दुगना तिगना वसूलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो हिस्सा है वो निश्चित समय पर प्राप्त हो जाना चाहिए। और जमींदार जो है फिर मनमानी शुरू किया। जो फिल्म में आप देखते होंगे अमरीश पुरी वगैरह, बड़े बड़े जो भी जमींदार थे, चाहे वो हथुआ महाराज हों या टेकारी महाराज हों, अमामा महाराज हों या गिद्धौर महाराज हों, सब लोगों ने किसानों के साथ अत्याचार किया। किसानों की स्थिति इतनी हो गई कि प्रेमचंद को लिखना पड़ा, गरीब के घर में दाल, जिस दिन दाल भात उसी दिन पर्व, जिस दिन वह दाल भात खा लिया उसी दिन उसका पर्व होली दीपावली दशहरा हो गया, इतनी गरीबी उसकी आ चुकी। 10/11 भाग निर्धारित कर का 10/11 अर्थात 89% अंग्रेजों को और 11% जमींदार को मिलना। इसकी जब कटु आलोचना हुई कि आखिरकार 1/11 हम जमींदार को क्यों दें, हम ये तो हम स्वयं ले सकते थे, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने ब्रिटिश संसद लॉर्ड सभा में भाषण देते हुए कहा था कि मेरा यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, भारत में मेरे द्वारा तैयार किया गया जमींदार ब्रिटिश महारानी के प्रति उतना राजभक्त होगा, उतना बड़ा राजभक्त होगा, जितनी ब्रिटिश प्रजा भी महारानी के प्रति राजभक्त नहीं होगी। मेरे द्वारा बनाए गए जमींदार ब्रिटिश महारानी के प्रति इस कदर राष्ट्रभक्त होगा, राजभक्त होगा, उतना ब्रिटिश की जनता भी उनके प्रति राजभक्त नहीं होगी। उसका अक्षरशः सत्य था। जब जब विद्रोह हुआ 1857 क्रांति, तो हर समय जमींदार अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों के साथ हर समय लगा रहा। ये था अस्थायी बंदोबस्त। दूसरा आइए, महालवारी व्यवस्था। ये कुल जो है भारत के भूभाग का लगभग 30% भाग पर, लगभग 30% भाग पर महालवारी व्यवस्था थी। महालवारी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1818-19 में हॉल्ट मैकेंजी नामक वहां का स्थानीय अधिकारी के द्वारा प्रभावी किया गया। उस वक्त भारत में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से लेकर 1823 तक इसका काल था और 1818-19 में हॉल्ट मैकेंजी ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में महालवारी व्यवस्था को लागू किया। आज का पंजाब मतलब पाकिस्तान का हिस्सा भी हो गया। महालवारी व्यवस्था जो भारतीय भू राजस्व व्यवस्था की जो परंपरागत रूप से चली आ रही थी, हिंदू राजाओं के काल से लेकर मुस्लिम राजा काल तक लगभग वो व्यवस्था थी कि गांव के जो बड़े जमींदार थे, बड़े किसान थे, गांव का मुखिया, मुकद्दस, चौधरी, उनको कर संग्रह करने का अधिकार दिया। हाँ, पहले था कर संग्रह के साथ उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, वो विशेषाधिकार उनका छीन लिया गया। कर संग्रह करने, महाल अर्थात गांव के आधार पर भू राजस्व नीति बनाया गया और इसमें 66% तक भू राजस्व नीति को अपनाया गया। 66% शुरू तो 80% रख दिया गया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने उसको 66% कर दिया। बाद में फिर उसमें और कमी आई, तो ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसको थोड़ा सा घटा करके 66% ले आया था कि जो उपजेगा वह 2/3 टैक्स के रूप में अंग्रेजों को देना होगा। इसलिए कितना शोषण था भारतीयों का, तो 100 मन उपजेगा तो 66 मन अंग्रेजों को देना होगा। उसके अंग्रेज कुछ वहां पर आपका बनाए थे नहर वगैरह ताकि सिंचाई कार्य हो सके। तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1818-19 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में देश की कुल भूभाग का लगभग 30% भाग पर महालवारी व्यवस्था को लागू किया। यह भारतीय परंपरागत भू राजस्व नीति के अनुकूल था। गांव या महाल के आधार पर भू राजस्व नीति का निर्धारण करते हुए मुखिया, चौधरी, मुकद्दस या वहां के जो बड़े जमींदार थे
उनको कर संग्रह करने का अधिकार दिया और अंग्रेजों को कर देना। कर का दर इसमें सदैव अंग्रेज तय करेंगे, यहाँ पे एक बार तय कर दिया गया, उसमें कोई परिवर्तन होना ही था, स्थायी परमानेंट था, इसमें वक्त के हिसाब से वो परिवर्तन करते थे। और तीसरा है रैयतबारी व्यवस्था। बंगाल का ये मद्रास का जो स्थानीय गवर्नर था, क्या नाम उसका, टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने सर्वप्रथम 1792 में मद्रास का बारामहल जिला में प्रयोग के तौर पर, अब 1792 1786 से 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस था जब इसको प्रयोग के तौर पर लागू किया गया। इसे प्रयोग के तौर पर मद्रास के बारामहल में लागू किया गया और अंततः 1820 से लेकर 27 के बीच, अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ भी शुरू है, इसके काल में इसे संपूर्ण मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। यह भारत की कुल भू राजस्व क्षेत्र का लगभग 51% भाग पर, सबसे बड़े भूभाग पर रैयत मतलब किसान, जहां सीधे किसान अंग्रेज को कर दे। अंग्रेज और किसान के बीच कोई तीसरा नहीं है, यहाँ जहाँ जमींदार या मुखिया कोई नहीं है, सीधा अंग्रेज और किसान रैयत के बीच का संपर्क है। इसे कहा गया रैयतबारी व्यवस्था। तो अंग्रेजों ने भू राजस्व के लिए 3 प्रकार की नीति को अपनाया। हॉल्ट मैकेंजी ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में महालवारी व्यवस्था, टॉमस मुनरो ने बम्बई मद्रास के क्षेत्र में रैयतबारी व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी प्रणाली को लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त में 19%, महालवारी व्यवस्था में 30% और रैयतबारी में 51% भू राजस्व क्षेत्र को रखा गया। ये था अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी प्रभावी है, काफी उपयोगी है। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ाई बेहद ही रोचक और बेहद ही उपयोगी, ज्ञानवर्धक लगा होगा। और यदि ऐसा है तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर प्रकट करेंगे। पूरा वीडियो देखने के पश्चात धन्यवाद।